हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई आप सब लोग? जबरदस्त, क्या बात है। ओके दोस्तों, अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। कल की क्लास में मुझे ध्यान है, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को परपेचुअल ग्रोइंग एन्युटी जो है वो मैंने आपको सिखाया था, और मैंने परपेचुअल ग्रोइंग एन्युटी के बेसिक जो क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको करवा दिए थे। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या मैंने परपेचुअल ग्रोइंग एन्युटी का एडवांस्ड क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको करवाया था या नहीं करवाया था, मुझे वो बताओ। हाँ जी, परपेचुअल ग्रोइंग एन्युटी का जो एडवांस्ड क्वेश्चन है जी, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने करवाया था, ये एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोगों को याद है या नहीं है? जल्दी मुझे बताइए, क्या परपेचुअल ग्रोइंग एन्युटी का ये जो क्वेश्चन था ये आपको याद है? अच्छा, आपको ये वाली बात याद है कि अगर आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो रहा है 19वें साल से, इसका मतलब एफडी कब हुई है? 18 साल में। तो बेटा हमने पहले 19वें साल से इन्फिनिटी तक जो हम विड्रॉल कर रहे हैं उसके लिए हमने पता किया कि 18वें साल पर एफडी कितने की होनी चाहिए, और फिर 18वें साल पर उस एफडी के लिए आज कितने पैसे जमा कराने वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। आपको याद है ये वाली बात? इज देयर एनी डाउट? क्या यहां पर कोई भी डाउट की जगह है? नहीं है? अच्छा, अगर यहां कोई डाउट की जगह नहीं है तो आज आप मेरे साथ में चलेंगे और आप लोग मेरे साथ में अगला हेडिंग डालेंगे। चलो फटाफट से आप लोग मेरे साथ में एक हेडिंग डाल दीजिए, टॉपिक नंबर, हाँ जी, टॉपिक नंबर 7। और आज बेटा हम लोग बात करेंगे सेमी एनुअल कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। हाँ जी बेटा, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। बेटा सेमी एनुअल कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, बेटा अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये सेमी एनुअल कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग क्या होती है? दैट इज वेरी वेरी सिंपल। सुनना, एक बात मुझे बताओ, अगर आपने अब तक मेरे सवालों को देखा हो तो उनमें विड्रॉल हमेशा ईयर के एंड पर हो रहा था, या डिपॉजिट जो भी अपन लोग कर रहे थे वो ईयर के बिगिनिंग में या ईयर के एंड में कर रहे थे, या फिर जो हम लोग एन्युटी भी जो थी वो भी हमारी ईयर वाइज थी, जो हमारी एन्युटी थी वो भी ईयर वाइज थी। बोलो हाँ कि ना? सही बात है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो डिपॉजिट आप एनुअली करवा रहे थे वो डिपॉजिट मंथली होने लग जाए। मंथली भी तो हो सकता है। जो डिपॉजिट आप लोग करवा रहे थे, कैसे? जो डिपॉजिट आप एनुअली, जो डिपॉजिट आप करवा रहे थे उसमें इंटरेस्ट आपको मिल रहा था एनुअली, यदि वही इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली मिलने लग जाए तो क्या होगा? बात गड़बड़ हो जाएगी। तो जरा बात को समझना शुरू करें। इसी को हम लोग बोलते हैं सेमी एनुअल कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। अब आप लोग मुझे बोलोगे सर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग के केस में होगा क्या? मैंने बोला जी होना कुछ नहीं है, हमारी सारी अप्रोच और हमारा सारा तरीका यही रहेगा जो हमने अभी तक सीखा है, बस हमें थोड़ा सा रेट को और थोड़ा सा ईयर को बदलना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? सुनो, if our deposits withdrawals rate of interest are monthly or quarterly or half yearly, then we apply semi-annual technique. We apply semi-annual technique. बेटा यदि डिपॉजिट हमारा हर महीने हो रहा हो
2-2 महीने में हो रहा हो, क्वार्टरली हो रहा हो, हाफ ईयरली हो रहा हो, मतलब एनुअल नहीं है, तो वहां पर आपको क्या लगानी है, वहां पर आपको क्या लगानी है, सेमी एनुअल टेक्निक। क्या बोलेंगे अपन इस टेक्निक को, सेमी एनुअल टेक्निक। अरे समझ में आ रहा है क्या, सेमी एनुअल टेक्निक। बच्चे बोलते हैं सर इस टेक्निक में होगा क्या, मैंने बोला बेटा बस इस बात का ध्यान रखना, तरीका वही रहेगा जो अभी तक लगाया है, सिर्फ बदलाव आपको करना पड़ेगा रेट में और ईयर में। सर मतलब इन दिस सिचुएशन all the process will remain same. In this situation all the process will remain same, but we will need to adjust rate of interest and number of years। बेटा हमारा सवालों को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है, जो तरीका है, वो तो वही रहेगा, लेकिन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स को बदलना पड़ेगा। ठीक है सर, कैसे लिखें, दिस एडजस्टमेंट विल बी एज अंडर। बेटा ये जो हमारा एडजस्टमेंट है वो इस प्रकार होगा, सबसे पहला काम आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग पर एनम। मतलब बेटा सबसे पहला काम आपका क्या है, सबसे पहला काम है आपको यह पता लगाना है कि नंबर ऑफ कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग साल में कितनी बार होगी। जैसे एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं मैं हर महीने पैसे विड्रॉ कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए क्या हर महीने मेरा बैलेंस कम हो जाएगा, तो क्या हर महीने मुझे मिलने वाला ब्याज कम हो जाएगा, तो आप मुझे बताइए क्या यहां पे मंथली डिस्काउंटिंग हो रही है, मंथली अगर डिस्काउंटिंग हो रही है तो आप मुझे बताओ डिस्काउंट साल में कितनी बार होगा, 12 बार। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं क्वार्टरली पैसे विड्रॉ कर रहा हूं तो हर क्वार्टर में मेरा बैलेंस कम हो जाएगा, तो हर क्वार्टर में मेरा बैलेंस कम हो जाएगा, तो हर क्वार्टर के बाद मेरा ब्याज कम होता चला जाएगा। तो आप मुझे बताइए यहां पर डिस्काउंटिंग हो रही है, मेरा सवाल आपसे सिर्फ यह है कि साल में कितनी बार डिस्काउंटिंग होगी, 4 बार। 4 बार क्यों, क्योंकि मैं क्वार्टरली अगर विड्रॉल करूंगा तो मेरा बैलेंस क्वार्टरली रिड्यूस होगा, और अगर मेरा बैलेंस क्वार्टरली रिड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा बैलेंस क्वार्टरली रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मेरी जो डिस्काउंटिंग है वो भी क्वार्टरली हो रही है, और डिस्काउंटिंग क्वार्टरली हो रही है तो साल में कितनी बार होगी, 4 बार। क्लियर बात। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं विड्रॉल कर रहा हूं 6 महीने में, तो पहले 6 महीने में मेरे को ब्याज मिलेगा, फिर मैं पैसा निकालूंगा, फिर अगले 6 महीने में मेरे को कम ब्याज मिलेगा, फिर मैं पैसा निकाल लूंगा, फिर अगले 6 महीने में मुझे और भी कम ब्याज मिलेगा। तो आप मुझे जल्दी से ये बताओ कि यहां पे जो डिस्काउंटिंग हो रही है वो हाफ ईयरली हो रही है। अच्छा हाफ ईयरली अगर डिस्काउंटिंग हो रही है तो साल में कितनी बार होगी, 2 बार। साल में कितनी बार होगी, 2 बार। आ रही है मेरी बात समझ में। अच्छा मान लो अगर मैंने आपसे बोला कि सर मैं मंथली पैसे जमा कराऊंगा, मैं हर महीने पैसे जमा कराऊंगा, तो बेटा हर महीने पैसे जमा कराओगे तो आपका बैलेंस हर महीने बढ़ता जाएगा, हर महीने बैलेंस बढ़ता जाएगा। तो आप मुझे बताइए यहां पर जो कंपाउंडिंग होगी वो हर महीने होती जाएगी। अरे समझो ना, पहले महीने आपको ब्याज मिलेगा, अगले महीने आपके और ज्यादा अमाउंट पे ब्याज मिलेगा क्योंकि आपने फिर से जमा करा दिया, फिर अगले महीने और ज्यादा बैलेंस पे मिलेगा, और ज्यादा बैलेंस पे मिलेगा। तो बताओ साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी,
12 बार। अगर मान लो तुम हर 2 महीने में एक बार पैसा जमा कराते हो तो कंपाउंडिंग कितनी बार होगी? 6 बार। अगर तुम क्वार्टरली जमा करा रहे हो तो कंपाउंडिंग कितनी बार होगी? 4 बार। अगर तुम 6 महीने में पैसा जमा कराते हो तो कंपाउंडिंग कितनी बार होगी? 2 बार। तो सबसे पहला काम है कि आपको यह कैलकुलेट करना पड़ेगा कि साल भर में कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग कितनी बार होती है। सर फिर अब करना कुछ नहीं है, डिवाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। क्या गाना बजाया बट मजा आ गया। क्या गाना, मतलब मैं तो बिल्कुल बस नाचने वाला था यहां पे एकदम। भाई मोबाइल और स्वयं आप दोनों चीजें बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे, ठीक? सुनो, अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एनम है, पर एनम है। कंपाउंडिंग तुम्हारी मंथली हो रही है, तो एक काम करो, रेट में नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से डिवाइड कर लो। कर लिया? एंड लास्ट मल्टीप्लाई ईयर्स बाय नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। और बेटा जो आपके ईयर्स हैं उन ईयर्स को आप नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से मल्टीप्लाई कर दो। अब मेरी बात को सुनना, मैं आपको कंपाउंडिंग ऑब्लिक डिस्काउंटिंग, ये दोनों एक ही बात है। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ऑब्लिक डिस्काउंटिंग। आप जानते बेटा अगर पैसा जमा हो रहा है बैलेंस बढ़ रहा है तो कंपाउंडिंग, और पैसा विड्रॉ हो रहा है बैलेंस कम हो रहा है तो डिस्काउंटिंग। तो एक ही बात है, कंपाउंडिंग ऑब्लिक डिस्काउंटिंग। अरे समझ में आ गया क्या? अब जो बात मैं पूछूं उसका जवाब दो। देखो बेटा, जैसे ये मिस्टर राम है, ये कौन है? मिस्टर राम। अरे सुना क्या? ये कौन है? मिस्टर राम। ये मंथली पैसा जमा करा रहे हैं, मंथली डिपॉजिट करवा रहे हैं। कितना? 1 लाख रुपए, ठीक है। ये जानना चाहते हैं 3 साल बाद इन्हें कितना पैसा मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपने दिमाग लगाना कि अगर आपने यहां पे एन्युटी फैक्टर, सर एन्युटी फैक्टर क्यों? क्योंकि बेटा ये हर महीने जमा करा रहे हैं। बेटा एक बार जमा कराए तो कंपाउंडिंग, और अगर हर महीने जमा कराए तो कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी। बेटा ये बताओ कि अगर मैं यहां पे फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए 12% ब्याज लगा दूं तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बेटा, ये हर महीने पैसा जमा करा रही है। तो अगर ये करा रहा है, अगर मिस्टर राम हर महीने पैसा जमा कराएंगे तो हर महीने उनका बैलेंस बढ़ जाएगा। और बेटा अगर हर महीने उनका बैलेंस बढ़ जाएगा तो हर महीने उनको, हर अगले महीने उनको मिलने वाला ब्याज बढ़ जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैंने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया और अगर मैंने साल के हिसाब से कैलकुलेशन कर दिया तो मैंने तो कंपाउंडिंग की कितनी बार? 5 बार। अरे पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की, चौथे साल की, 5वें साल की। तो मैंने तो प्रिंसिपल अमाउंट को सिर्फ 5 बार कंपाउंड किया। लेकिन ये पैसा इन्होंने मंथली जमा कराया है, और मंथली जमा कराया है तो ऑब्वियस ही बात है 3 साल में इनका पैसा 3 बार कंपाउंड नहीं होगा, बल्कि 3 साल में इनका पैसा 36 बार कंपाउंड होगा। नहीं आ रहा समझ में? एक बात मुझे बता, आज जनवरी है, पहले साल की जनवरी, इसने 1 लाख रुपए जमा कराए। जनवरी का ब्याज कितना मिलेगा? 1%, 1000, ठीक। बैलेंस हो गया 1,01,000, ठीक है। फरवरी में 1 लाख और जमा करा दिए, बैलेंस हो गया 2,01,000। अरे हर महीने 1 लाख जमा कराना ना, तो 1,01,000 तो है ही, 1 लाख और जमा करा दिया, 2,01,000। इस पे ब्याज कितना मिलेगा? 2010। आपका जमा पैसा हो गया 203010। मार्च में आपने 1 लाख रुपए और जमा करा दिए तो हो गया 303
सॉरी 303010। अब आपको मार्च का जो ब्याज है वो 303010 पे मिलेगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिमाग लगा के बताओ यहां कंपाउंडिंग कैसे हो रही है? मंथली, और मंथली कंपाउंडिंग हो रही है तो बता बेटा 3 साल में 36 टाइम्स तुम्हारा प्रिंसिपल बढ़ेगा। 36 टाइम्स कंपाउंडिंग होगी या 3 बार कंपाउंडिंग होगी? 36 टाइम्स। तो बेटा यहां पे आप डायरेक्टली 12% वाला तरीका नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर मंथली कंपाउंडिंग हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है साल में 3 बार कंपाउंडिंग हो रही है, साल में 12 बार कंपाउंडिंग हो रही है, और 3 साल में 36 बार कंपाउंडिंग हो रही है, तो तुम्हें इफेक्ट भी 36 कंपाउंडिंग का लेना पड़ेगा। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा अगर मान लो यही पैसा ये क्वार्टरली जमा कराते तो साल में कितनी बार कंपाउंड होता? 4 बार। तो 3 साल में कितनी बार कंपाउंड होता? 12 बार। तो तुम्हें 12 कंपाउंडिंग लेनी है, तुम्हें 12 कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेना है। 3 कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेने से आंसर नहीं आएगा तुम्हारा। नहीं आ रहा समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा अगर हर 2 महीने में पैसा जमा कराता तो हर 2 महीने में पैसा जमा कराता तो साल में इसका कंपाउंडिंग होती कितनी बार? 6 बार। तो यहां पे 3 कंपाउंडिंग से आपका जवाब नहीं आएगा, 18 बार आप 18 कंपाउंडिंग लोगे तब जाकर के आपका जवाब आएगा। नहीं आया समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको ये समझना, अगर मंथली पैसा जमा हो रहा है ना बेटा, तो तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट मंथली बदल जाएगा, और प्रिंसिपल अमाउंट अगर मंथली बदल जाएगा तो तुम्हारी कंपाउंडिंग भी मंथली हो जाएगी। तो फिर सालाना कंपाउंडिंग तुम्हारे काम नहीं आएगी, मंथली कंपाउंडिंग तुम्हारे काम में आएगी। अरे सुना क्या? मंथली कंपाउंडिंग काम में आएगी। और बेटा इसके लिए हमने ये तोड़ निकाला, ये 3 चीजें। सर 3 चीजें क्या? सवाल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे पहले होता था। पहले आप पता लगा लो साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? 12 बार। रेट में नंबर ऑफ कंपाउंडिंग का भाग लगा दो तो ब्याज की रेट आ गई, और ईयर को नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ईयर आ गई। अब ध्यान से देखो, मैंने रेट को बदल लिया मंथली, और मैंने नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स भी ईयर की जगह कर ली मंथली। देखो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ले रहा हूं? 1%, 1 महीने का, और मैं कंपाउंड कितनी बार कर रहा हूं? 36 टाइम्स। नहीं आया समझ में? अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मान लेते हैं अगर क्वार्टरली पैसा जमा करा रहा है, साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? 4 बार। तो एक काम करो, भाई, रेट में 4 का भाग लगा लो। तो देखो आपने ब्याज की रेट बना ली क्वार्टरली, और 1 साल में 4 बार कंपाउंडिंग होगी, तो भाई 3 साल में कंपाउंड कितनी बार होगा? 12 बार। तो करना क्या है? सवाल वैसे ही सॉल्व करो, बस आप रेट ले लेना 3% और ईयर ले लेना 12। नहीं आ रहा समझ में? आपने 1 साल के 4 टुकड़े कर लिए, तो रेट भी हो गई 3% और टुकड़े हो गए 12। समझ में आ रही है बात? अच्छा अगर हाफ ईयरली पैसे जमा कराए तो आप देखो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है? 2 बार। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी बार हो रही है? 2 बार। तो रेट में 2 से भाग लगा लो, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हाफ ईयरली हो गई, और जो ईयर है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 साल। दरअसल यहां पे 6 साल का मतलब है कि कंपाउंडिंग 3 साल में 6 बार हो रही है। नहीं आ रहा समझ में? तो आपने क्या किया? रेट में नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से डिवाइड कर लिया और ईयर को नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से मल्टीप्लाई कर लिया। बात खत्म, काम खत्म। बोलो बेटा, जल्दी 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 मुझे जवाब दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी ये अप्रोच समझ में आ रही है? पक्का? अच्छा एक बात समझो, अब तक सारे सवालों में क्या था? एनुअल कंपाउंडिंग होती थी। साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होती थी? 1 बार। तो आप रेट में 1 का भाग लगा लो, ईयर को 1 से गुणा कर लो, तो क्या आएगा? रेट वही 12 रहेगी, ईयर वही 3 रहेगा। लेकिन अगर कंपाउंडिंग साल में ज्यादा बार हो रही है
तो आप इसी को बदल लेना। बेटा आपको मेरी बात समझ में आ गई, मेरा तरीका समझ में आ गया? पर तुम्हें समझ में आ गया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये कॉम्प्लिकेटेड है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमको ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई कि तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट मंथली बढ़ता जाएगा, और प्रिंसिपल अमाउंट अगर मंथली बढ़ता जाएगा तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी आपको मंथली लेना पड़ेगा। आप एनुअल कंपाउंडिंग से नहीं चल सकते, ठीक है? अब कंपाउंडिंग मुझे मंथली करनी है, तो मैंने क्या किया, ईयर को मंथ में बदल लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट को पर मंथ में बदल लिया। नहीं आ रहा समझ में? रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ले ली 1%, और मैंने नंबर ऑफ ईयर 12 थे 3, उनको भी मंथ में बदल लिया एक तरीके से, 36 मंथ्स, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपका रेट, अगर आपकी डिपॉजिट क्वार्टरली हो रही है, तो मैंने क्या किया, रेट में 4 का भाग लगा दिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई पर क्वार्टर, और मैंने 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गए 12 क्वार्टर। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्वार्टरली हो गई और ड्यूरेशन भी मैंने क्वार्टर्स में ले ली। पक्की बात? चलो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपसे करवाऊंगा, आप मुझे आराम से जवाब देना। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर राम deposited ₹1 लाख टुडे। बेटा ये क्या लिखा है, टुडे या एवरी ईयर? टुडे, आज जमा कराया है। बताओ कंपाउंडिंग लगाओगे या कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी लगाओगे? कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग लगेगा, ठीक है? मिस्टर राम डिपॉजिटेड ₹1 लाख टुडे। कैलकुलेट how much he will get after 5 years if rate of interest is 16% quarterly compounding। बेटा अब यहां पर मैंने बोला कि आज मैंने 1 लाख रुपए जमा कराया है, 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, और आपको बता रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, और कंपाउंडिंग कैसे होती है? क्वार्टरली। कंपाउंडिंग कैसे है? क्वार्टरली। एक बात मुझे बताऊं, अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली है ना, तो रेट और ड्यूरेशन दोनों को क्वार्टरली कर दो, दोनों को क्वार्टर में बदल दो। तो सबसे पहला एक बात मुझे बताऊं, रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारी कितनी है? 16%। इसे क्वार्टर में बदल दो, तो ये बताओ क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई? 4%। ये बताओ ईयर्स तुम्हारी कितने हैं? 5। अगर आप इन्हें क्वार्टर में बदलो तो कितने क्वार्टर हो गए? 20। तो बेटा मैंने रेट को भी क्वार्टरली कर लिया, ड्यूरेशन को भी क्वार्टर में बदल लिया, चलेगा ना? अब कैसे करोगी? कंपाउंडिंग फैक्टर निकालो, 4% का 20 साल का। आपको याद है कैलकुलेटर पे कैसे करते थे? इधर बाल को मेरी बात सुनो, ये बताओ 1.04 ये पहले साल का कंपाउंडिंग फैक्टर है, इनटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओहो सर, कंपाउंडिंग फैक्टर आ रहा है 2.191। कितना आ रहा है? 2.191। तो सर फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी, आज मैंने 1 लाख रुपए जमा कराया। अब कंपाउंडिंग फैक्टर का मतलब होता है आज अगर 1 रुपए जमा कराते ना
तो आपको वापस मिलते 2.191। आज अगर 1 रुपए जमा कराते तो 2.191 मिलता। आज 1 लाख रुपए जमा कराया तो आपको मिलेगा 219100। तो बेटा आपको फ्यूचर वैल्यू मिलेगी 219100। जल्दी बताओ, एनी प्रॉब्लम? बेटा जल्दी से मुझे बताओ, ये वाला सवाल समझ में आ रहा है? अरे करना क्या है, साल भर में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? 4 बार। रेट में 4 से डिवाइड कर लो, ईयर को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। और लॉजिक इसके पीछे का बिल्कुल सिंपल है, मैंने रेट को भी क्वार्टरली कर लिया और मैंने ईयर्स को भी क्वार्टर में बदल लिया, बस हो गया काम। अरे समझ में आ रहा है? मैंने ठीक निकाला है? अच्छा सर पता नहीं। लो बेटा टेबल का सहारा लेंगे, ये तुम्हारी टेबल है, टेबल का सहारा लेंगे बेटा। और इधर देखो टेबल का सहारा, रेट कितनी है भाई? रेट कितनी है? ओहो ये तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वाली टेबल है। सर क्या कर रहे हो सर, कंपाउंडिंग फैक्टर वाली टेबल में आओ। लो भाई आप लोग तैयार हैं एकदम? देखो भाई रेट तो है 4% और ईयर कितने हैं? 20। तो बेटा ये देखो 20 ईयर और देखो इधर सर ये देखो 4%। तो बेटा 20 ईयर्स का 4% का आ रहा है 2.191। तो भाई मैंने ठीक ही तो निकाला है 2.191। ठीक बेटा रेट को भी क्वार्टरली कर लो, ईयर को भी क्वार्टर में बदल लो, बस। अच्छा लेकिन अब तुमसे कुछ जोरदार पूछता हूं, ये बहुत जोरदार चीज है। एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ जी एग्जाम्पल नंबर 2। Mr. Ram deposited rupees 5 lakh today। बेटा बताओ क्या लिखा है? टुडे। बेटा एक बार पैसा जमा हो रहा है, बार बार पैसा जमा हो रहा है? एक बार बार बार, एक बार बार बार, बोलो एक बार। तो कौन सी अप्रोच लगेगी? कंपाउंडिंग। और बार बार जमा हो रहा है तो कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी। और बार बार विड्रॉ हो रहा है तो डिस्काउंटिंग ऑफ एन्युटी। ठीक है। अच्छा ये बताओ, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, मंथली कंपाउंडिंग, अरे बाप रे, अगर कंपाउंडिंग मंथली हो रही है तो क्या करोगे? रेट को भी पर मंथ में बदल देना, ईयर को भी मंथ में बदल लेना। अच्छा मंथली कंपाउंडिंग, हाउ मच ही विल गेट, हाउ मच ही विल गेट आफ्टर 5 years। तो बताइए बेटा, बताइए बेटा 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा? 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा? पांच साल बाद कितना पैसा मिलेगा? अब सुनो, सबसे पहला आपको निकालना है एडजस्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा जी साल भर का ब्याज है 12%, साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? 12 बार। तो रेट में 12 से डिवाइड कर दो 1%। दरअसल तुमने क्या किया, कंपाउंडिंग मंथली हो रही है तो तुमने रेट भी पर मंथ कर ली। एडजस्टेड ईयर्स, बेटा नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो तुम्हारी कितने हैं? 5, उन्हें भी मंथ में बदल लो 60। अरे रेट भी मंथली कर लो और ईयर को भी मंथ्स में बदल लो। अरे बात तो एक ही है ना। लेकिन अब दिक्कत यह है कि टेबल 60 तक नहीं है तुम्हारी,
और सर 60 बार बटन दबाते दबाते तो हमारे उंगलियों में छाले पड़ जाएंगे, हाँ कि ना? पर इसकी टेक्निक है, मैं तुमको सिखाता हूं, सीखोगे? अच्छा तुमको ये तो पता है ना, पावर पावर मल्टीप्लाई होती है तो जुड़ती है। एक बात मुझे बताओ, मुझे कंपाउंडिंग फैक्टर निकालना है 60 साल का, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कंपाउंडिंग फैक्टर 30 का इंटू कंपाउंडिंग फैक्टर 30 का? तुमको मालूम है ना मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ती है, हाँ कि ना? ये तो पता है ना तुम्हें, पक्का? अरे पक्का ना? अब देखो ये 60 का निकालने का शॉर्टकट बताता हूं। जैसे 60 साल है तो आपको 60 बार करने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। इधर देखो 1.01 ये पहले साल का कंपाउंडिंग फैक्टर है, इनटू इज इक्वल्स टू, देखो 2 3 4 5, बेटा 5 साल का आ रहा है 1.0510 आ रहा है क्या तुम्हारा? अब इसे कर दो इनटू इज इक्वल्स टू, ये बन गया 10 साल का। अरे 5 इंटू 5 10 साल का हो गया ये, और फिर कर दो इनटू इज इक्वल्स टू, तो 10 इंटू 10 20, 30 40 50 60, 1.817 कंपाउंडिंग फैक्टर 1%, 60 साल 1.817, यही आ रहा था कि तुम्हारा? हाँ वही आ रहा है मेरा, 1.8166 आ रहा है, तो राउंड फिगर में क्या बोलोगे? 1.817। लेकिन तुमने निकाला बहुत मेहनत से, मैंने निकाला दिमाग से। अब पता है कई बार ऐसा भी होगा, कई बार अपने एग्जाम में सवाल ऐसे भी आए जिसमें 240 साल हो जाते थे। अरे यार यहां पर तो मैंने 5 ही साल पूछे, अगर मान लो मैं तुमसे पूछता बताओ 20 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, तो 20 साल को जब तुम मंथ में बदलोगे तो मंथ तो 240 हो जाएंगे, तो क्या तुम कैलकुलेटर पे 240 बार करोगे? और मान लो एक बार भी बटन अगर ठीक से नहीं दबा तो गया तुम्हारा तो। लेकिन करना कैसे है? आसान। इधर दोबारा देखो, ये ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ती है, ठीक है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने किया 1 डिवाइडेड बाय 1.01, ये पहले साल का कंपाउंडिंग फैक्टर है, इनटू 2 3 4 5। अरे सुनो ना बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा सॉरी यार, मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने लग गया, मैं क्षमा चाहता हूं। 1.01 ये पहले साल का कंपाउंडिंग फैक्टर है, इनटू 2 3 4 5, 1.051, ये 5 साल का हो गया। अब इसे कर दो इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 12 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60। यही आ रहा है, एक ज्यादा ले लिया मैंने, एक ज्यादा कर दिया, दोबारा करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1.01। सर आप तो खेल रहे हो सर, खेलना पड़ेगा, मजा आ रहा है? क्या हुआ? अच्छा 1.01, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा कंसंट्रेशन आज जा चुका है, ठीक है? मेरे फ्यूज उड़ चुके हैं आज, ठीक है? अच्छा 1.01 मैंने लिखा, ये पहले साल का कंपाउंडिंग फैक्टर है, इनटू इज इक्वल्स टू 2 3 4 5, पक्का? इसको अगर मैंने कर दिया इनटू इज इक्वल्स टू, तो 5 इंटू 5 हो गया 10, 10 इंटू इज इक्वल्स टू, ये हो गया 10 इंटू 10 20। अब 20 के बाद में 40 60, मैंने मल्टीप्लाई का बटन दबाना भूल गया। मुझे ऐसा लग रहा है भाई आज तो गड़बड़ होने वाली है तुम्हें। मतलब कुल मिलाकर बात समझ गए ना? 5 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर निकालो, उसे इंटू कर लो इसी से, तो ये 10 साल का बन जाएगा। फिर इंटू इज इक्वल्स टू कर लो, ये 20 साल का बन जाएगा। फिर इंटू इज इक्वल्स टू कर दो, ये 40 साल का हो जाएगा। फिर इज इक्वल्स टू करोगे तो ये 60 साल का आ जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में?
तो ये ध्यान रखना, अगर आपको 10 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर चाहिए तो 5 साल की कंपाउंडिंग फैक्टर को 5 साल की कंपाउंडिंग फैक्टर से ही मल्टीप्लाई कर लो तो वो 10 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर बन जाएगा। बेटा ये वाली बात समझ में आ गई? अब आप मुझे बताइए, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू, आज आपने 5 लाख रुपए जमा कराई इंटू कंपाउंडिंग फैक्टर है 1.817, तो बेटा 5 लाख इंटू 1.817 ये आ जाएगा 908500। मतलब भाई अगर तुमने आज 5 लाख रुपए जमा कराए तो 5 साल बाद में तुमको पैसा मिलेगा 908500। कितना पैसा मिलेगा बेटा? 908500। जल्दी बताइए बेटा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, पक्का? चलो एक सवाल और करें। मिस्टर श्याम deposited ₹4 lakh टुडे। ओहो सर, अभी भी टुडे ही है, इसका मतलब बेटा इसने एक ही बार पैसा जमा कराया है, कंपाउंडिंग लगेगा। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16% per annum, या लो, if rate of interest is 20% per annum, quarterly compounding, then how much he will get after 20 years? अब सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगा एडजस्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जल्दी से मुझे बताओ एडजस्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जरा दिमाग लगाओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 20% है पूरे साल भर का, ठीक है, और मुझे इसे कन्वर्ट करना है क्वार्टरली में, तो क्वार्टरली रेट कितना होगा? 20% अगर साल भर का है मतलब 12 महीने का है, तो भैया 3 महीने का कितना होगा? 5%, ठीक है। या फिर अपन इसे सिंपल ये बोल देते हैं कि 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है साल भर का, अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो साल में कंपाउंडिंग कितनी बार होगी? 4 बार, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 5%। अच्छा, अब अपने को चाहिए एडजस्टेड नंबर ऑफ ईयर्स। अब बेटा एडजस्टेड नंबर ऑफ ईयर्स कैसे निकालेंगे? हमारे नंबर ऑफ ईयर्स हैं 20। अब बेटा साल भर में 4 बार कंपाउंडिंग होती है, तो ऑब्वियस सी बात है अपन रेट में 4 से डिवाइड कर देंगे और ईयर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहां पे मैंने रेट को 4 से डिवाइड कर दिया, अब ईयर को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरे जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं 20, वो 20 की जगह मैं कितने लूंगा? 80। अरे भाई अगर दिमाग लगाओगे ना तो मैंने किया क्या, जो रेट मेरी पर एनम थी उसे मैंने क्वार्टर में चेंज कर लिया, और जो मेरे नंबर ऑफ ईयर्स थे मैंने उनको भी नंबर ऑफ क्वार्टर्स में चेंज कर लिया। बात तो एक ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्वार्टरली हो गई 5%, और जो 20 साल थे मैं 20 साल की जगह उन्हें 80 क्वार्टर की तरह काम में ले रहा हूं, तो मैंने यहां पे 80 क्वार्टर्स जो है उनकी तरह इसका इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। तो चलिए अब यहां पे करना कुछ नहीं है, वही सिंपल कैलकुलेशन है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पहले करे थे, लेकिन अब यहां पे नंबर ऑफ ईयर मुझे लेने हैं 80 और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे लेनी है 5%। तो मुझे जरूरत पड़ने वाली है कंपाउंडिंग फैक्टर की। अब कंपाउंडिंग फैक्टर मुझे चाहिए 5% का और 80 इयर्स का। तो चलिए बेटा 1.05।
अब ये जो 1.05 कंपाउंडिंग फैक्टर है ये 1 साल का है, ठीक है, इनटू इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो मैंने यहां पे निकाला, ये मैंने 10 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर निकाल लिया। अब अगर मैं इसे इनटू इज इक्वल्स टू कर दूं तो बन जाएगा 20 इयर्स का कंपाउंडिंग फैक्टर, देन 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो अब यहां पर मेरे पास ये 80 इयर्स का कंपाउंडिंग फैक्टर आ गया है। और दोस्तों मेरे पास में 80 इयर्स का कंपाउंडिंग फैक्टर जो आ रहा है, जो मेरे पास में 80 इयर्स का कंपाउंडिंग फैक्टर आ रहा है वो कितना है, वो आ रहा है बेटा 49.561। तो ये मेरे पास में आ रहा है 49.561, ठीक है। अच्छा जी, तो ये लीजिए बेटा, अपने पास आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू, और फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी, आज मैंने 4 लाख रुपीस डिपॉजिट करवाया, अगर आज 1 रुपए जमा करवाता हूं तो 80 इयर्स के बाद में मुझे पैसा मिलता 49.561। तो अगर आज मैंने 4 लाख रुपीस डिपॉजिट करवाया तो मुझे पैसा कितना मिलेगा, 49.561। तो मुझे पैसा वापस मिलेगा 1,28,24,400। तो बेटा आज अगर मैंने 4 लाख रुपए जमा करवाया तो 80 इयर्स के बाद में मुझे पैसा वापस मिलेगा कितना, 198,244,000। मुझे इतना पैसा वापस मिलेगा, ठीक है। अब मैंने यहां पे कैसे किया, मैंने यहां पे पहले 10 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर निकाला, और 10 साल के कंपाउंडिंग फैक्टर को मैंने इनटू इज इक्वल्स टू किया। तो 10 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर वापस 10 साल के कंपाउंडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये मेरे पास 20 इयर्स का कंपाउंडिंग फैक्टर आया। फिर मैंने इज इक्वल्स टू किया, जब मैं इज इक्वल्स टू दबाता हूं तो ये फिर से 10 साल के कंपाउंडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास 30 इयर्स का कंपाउंडिंग फैक्टर आएगा। फिर इज इक्वल्स टू दबाऊंगा तो ये वापस 10 इयर्स के कंपाउंडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, और ये 40 इयर्स का कंपाउंडिंग फैक्टर आ जाएगा, देन 50 का, देन 60 का। और मैंने 60 इयर्स के कंपाउंडिंग फैक्टर से कैलकुलेट करके बता दिया कि भैया मेरे को मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा 1,98,24,000। तो मुझे इतना पैसा वापस मिलेगा, ठीक है, बात खत्म। तो दोस्तों ये इतना सिंपल सा कैलकुलेशन है। एक बार मैं ये कंपाउंडिंग फैक्टर की कैलकुलेशन में आपको वापस कैलकुलेटर पे समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने 1.05 लिखा, आप लोग जानते हैं ये 1.05 पहले साल का कंपाउंडिंग फैक्टर है, इनटू इज इक्वल्स टू किया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये 10 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर मेरे पास आ रहा है 1.62889। ये मेरे पास 10 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर आ गया। मैंने इसे किया इनटू इज इक्वल्स टू, तो अब मैंने 10 साल के कंपाउंडिंग फैक्टर को 10 साल के कंपाउंडिंग फैक्टर से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 20 इयर्स का कंपाउंडिंग फैक्टर आ गया। इज इक्वल्स टू कर रहा हूं मतलब मैंने फिर से 10 साल के कंपाउंडिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 30 इयर्स का कंपाउंडिंग फैक्टर हो गया 40, 50, 60। और ऐसा करने पर मेरे पास में 60, 70, 80, तो ऐसा करने पर मेरे पास 80 इयर्स का जो कंपाउंडिंग फैक्टर है वो मेरे पास आ जाएगा 49.561, ठीक, जो मैंने यहां पे लिखा है, और बात खत्म, ठीक है। तो हम लोग लंबे कंपाउंडिंग फैक्टर इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, और मेरे साथ में अगला एग्जाम्पल देखें। आई गेस ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, अगर कुछ और हो तो आप लोग नंबर ठीक कर लेना, ठीक है। और अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनो, ठीक है, सुनिए जी। मिस्टर राम डिपॉजिटेड रुपीज 1 लाख एवरी मंथ। अब जरा ध्यान से समझो,
यहां पे बेटा 1,00,000 रुपए आज जमा नहीं हो रहे, यहां पे राम 1,00,000 रुपए जमा करवा रहा है हर महीने, एवरी मंथ डिपॉजिट करवा रहे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर पैसा हर महीने जमा होगा तो ऑब्वियस बात है कंपाउंडिंग भी हर महीने होगी, और कंपाउंडिंग अगर हर महीने हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है अपने को यहां पे मंथली कंपाउंडिंग के हिसाब से इस सवाल को सॉल्व करना होगा, ठीक है। आगे सुनिए कैसे। अब मैंने यहां पे आपको कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 12% पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% पर एनम है। हाउ मच ही विल गेट, हाउ मच ही विल गेट आफ्टर 4 years, बताइए 4 साल के बाद हमें कितना पैसा वापस मिलेगा। सबसे पहला तो दोस्तों आपको यह समझना है कि यहां पर पैसा एक बार जमा नहीं हो रहा बल्कि पैसा हर महीने जमा हो रहा है, और ऑब्वियस ही बात है अगर पैसा हर महीने जमा हो रहा है तो यहां पर आपको कंपाउंडिंग अप्रोच नहीं लगानी, आपको कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी अप्रोच जो है वो यहां पर लगानी है, ठीक है सर। कोई दिक्कत की बात नहीं, कंपाउंडिंग ऑफ एन्युटी अप्रोच लगा लेंगे, बस सर ये बता दो कि डिपॉजिट ईयर के बिगिनिंग में मानना है, मंथ के बिगिनिंग में मानना है या मंथ के एंड पे मानना है। आप लोग सब लोग जानते हो अगर एन्युटी के अंदर कुछ भी गिवन नहीं होता तो अपन लोग हमेशा ये मान के चलते हैं कि पैसे महीने के या ईयर के एंड पर जमा करवाए गए हैं। तो चलो भाई फिर उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहला तो मुझे निकालना पड़ेगा एडजस्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब एक बात मुझे बताओ, अगर हर महीने जमा करवा रहे हैं तो कंपाउंडिंग हर महीने होगी, और अगर हर महीने कंपाउंडिंग हो रही है दैट मीन साल में 12 बार कंपाउंडिंग होगी। तो एक काम करो, रेट में 12 से डिवाइड कर दो, तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 1% पर एनम। दूसरा एडजस्टेड ईयर्स, बेटा ईयर को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा मैंने रेट में नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से डिवाइड कर दिया और ईयर को मैंने नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे आपको मैं बता दूं इसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल है कि अगर यहां पे मंथली कंपाउंडिंग हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी मंथ में बदल लो और ईयर्स को भी मंथ में बदल लो। तो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% पर एनम है तो पर मंथ क्या है 1%, और अगर नंबर ऑफ ईयर्स 4 ईयर्स है तो ऑब्वियस बात है मंथ कितने हो गए 48। तो मैंने ईयर्स को भी मंथ में कन्वर्ट कर लिया और मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी मंथ में कन्वर्ट कर लिया, बस यही लॉजिक है। पर रटते कैसे हैं, रटना ऐसे है कि साल में जितनी बार भी कंपाउंडिंग हो रही है आप रेट को नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से डिवाइड कर दो और ईयर को नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। तो रटने वाला तरीका यह है, लॉजिकल तरीका यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मंथली हो गई और ईयर को भी मंथ में कन्वर्ट कर लिया, दैट्स इट। अच्छा, अब दोस्तों मुझे यहां पर चाहिए एन्युटी फैक्टर, और आप लोग जानते हैं एन्युटी फैक्टर निकालने का तरीका क्या है। पहले कंपाउंडिंग फैक्टर निकालो, माइनस करो 1 और रेट से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा एन्युटी फैक्टर। आप लोग जानते हैं एन्युटी फैक्टर निकालने का तरीका है कंपाउंडिंग फैक्टर निकालो, उसमें से 1 माइनस करो और फिर उसमें रेट से डिवाइड कर दो, तो आपके पास एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। तो निकालते हैं, आ जाओ। अब कैसे निकालेंगे 1.01, तो ये जो मैंने लिखा 1.01 ये पहले साल का कंपाउंडिंग फैक्टर हो गया, इनटू इज इक्वल्स टू 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 साल का कंपाउंडिंग फैक्टर मेरा आ रहा है 1.1268, मेरा आ रहा है 1.1268, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब 12 साल के कंपाउंडिंग फैक्टर को 12 साल के कंपाउंडिंग फैक्टर से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो 24 साल का आ जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 इयर्स का आ जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 इयर्स का आ जाएगा। सिंपल है काम, तो ऐसा ही करते हैं, इनटू इज इक्वल्स टू 24 36 और ये 48। लो भाई,
तो मेरा जो 48 इयर्स का कंपाउंडिंग फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 1.6122 1.6122। अब 1.6122 में से माइनस कर दो 1 और डिवाइड कर दो 0.01 से, तो बेटा आपके पास एन्युटी फैक्टर आ जाएगा 61.223। तो बेटा आपके पास में एन्युटी फैक्टर यहां पर आ जाएगा 61.223। ठीक है, और ये लीजिए 61.223 एन्युटी फैक्टर आ गया। अब फ्यूचर वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू, बेटा हर महीने 1 लाख रुपए जमा करवा रहे हो और आपका एन्युटी फैक्टर है 61.223। ठीक है, तो 1 लाख इंटू 61.223 तो आ जाएगा 61222300। 61222300 ये तुम्हारी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। मतलब मैच्योरिटी पर तुमको जो पैसा वापस मिलेगा वो 61222300 के बराबर पैसा वापस मिलेगा। बात खत्म। ठीक, तो बेटा ये इतना सिंपल काम है, इट्स दैट मच सिंपल वर्क। तो एकदम आसान सी स्टेप है। आप पहले ये देखो साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ईयर को कंपाउंडिंग से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, काम हो जाएगा अपने आप। ठीक है, डन विद दिस। ओके, आगे की बात करते हैं। जरा आगे की बात सुनो। इसमें लॉजिकली अगर तुम सोचोगे तो बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर कंपाउंडिंग मंथली हो रही है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी मंथली बना लो और ईयर को भी मंथ्स में कन्वर्ट कर लो। अगर आप लोग का क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है तो आपको करना क्या है, आप ईयर को भी क्वार्टर्स में कन्वर्ट कर लो और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्वार्टरली कर लो। दैट्स द सिंपल लॉजिक। और अगर रटना है तो रट लो, नंबर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट को नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से डिवाइड करना है, ईयर को नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से मल्टीप्लाई करना है। दैट्स इट। ठीक है, चलो आइए दोस्तों, आई होप ये सेमी एनुअल कंपाउंडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब सिर्फ रेट और ईयर में बदलाव करना होता है, बाकी सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा जो अब तक हम लोग लगाते आए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं बात आपके साथ में करूंगा टॉपिक नंबर 9 की। और टॉपिक नंबर 9 जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं, इस टॉपिक का नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। और दोस्तों मैं आपको यह बता सकता हूं कि ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मेथड है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि बेटा इसका इस्तेमाल मैं बहुत सारे चैप्टर्स में करने वाला हूं। अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म करते ही हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम रहेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में भी मैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड का इस्तेमाल करूंगा। बाद में जब हम लोग कैपिटल बजटिंग का चैप्टर करेंगे तो कैपिटल बजटिंग वाले चैप्टर में भी मैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड का इस्तेमाल करूंगा। तो आप ये ध्यान रखना, ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो मेथड है ये न सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, बल्कि ये जो मेथड है ये आप लोगों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी आजकल इसका इन्वॉल्वमेंट आ चुका है। तो ये वाला जो मेथड है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी काम में आएगा और आगे वाले चैप्टर्स में भी काम में आएगा। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। अच्छा, वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इस मेथड को अपन लोग दूसरे शब्दों में या शॉर्ट में आईआरआर मेथड भी बोलते हैं। और मैं भी अपने आगे के डिस्कशन में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं बोलूंगा, मैं इसे आईआरआर ही बोलूंगा। चलेगा ना? ठीक है, तो हम लोग अब आईआरआर मेथड के ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। अब आप लोग मुझसे बोलेंगे सर ये आईआरआर मेथड क्या है? दोस्तों अगर मान लीजिए मेरे पास में डिपॉजिट हो और मेरे पास में विड्रॉल हो, मेरे पास में डिपॉजिट भी है, मेरे पास विड्रॉल भी है, लेकिन मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता नहीं है,
तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का अपना जो तरीका है, उस तरीके को हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड बोलते हैं। कई बच्चे बोलते हैं सर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना तो बहुत आराम से निकाला जा सकता है, कौन सी बड़ी बात है। मैंने बोला बेटा अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो बहुत आराम से निकाला जा सकता था, लेकिन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में जो हम लोग इंटरेस्ट की रेट निकालते हैं वो कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। वो कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, पर मैं तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ ज्यादा रखने के लिए बोल रहा हूं कि हाँ कॉम्प्लिकेटेड है। तो दोस्तों पॉइंट समझो, ये जो मेथड है, ये मेथड आपको विड्रॉवल और डिपॉजिट को कंपेयर करके आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में मदद करता है, ठीक है। और इस मेथड को बोलते हैं आईआरआर मेथड। जरा मेरे साथ में आप लोग लिखें। वैसे इस मेथड में लिखने का काम कम है और एग्जाम्पल से समझने का काम ज्यादा है, इसलिए आप लोग बिल्कुल केयरफुली मेरे साथ में सुनते चलिए। आइए, इफ वी हैव initial deposits and later withdrawals and we want to know the compounded rate of interest. We want to know the compounded rate of interest. Then we will apply IRR method. Then we will apply IRR method. ठीक है, तो बेटा हम लोग तब IRR मेथड लगाते हैं। अब आप ध्यान से समझो IRR क्या है। IRR का सिंपल सा मतलब है जो आपकी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके विड्रॉल्स में, आपके डिपॉजिट में आपको मिल रही है, उस रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही हम लोग बोलते हैं IRR। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको बोला जाए IRR 15% है तो आप कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा समझना कि आपको जो कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 15% मिल रहा है। अगर आपको बोले IRR 12% है, मतलब जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रियल रेट ऑफ रिटर्न कंपाउंडिंग के हिसाब से आपको मिल रहा है वो आपको 12% मिल रहा है। तो IRR का सिंपल सा मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इट इज अ सिंपल कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। पर कैलकुलेट कैसे करना है वो सीखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स we can say that our real rate of interest, our real rate of interest hidden in our withdrawals is called IRR, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या फिर IRR। अच्छा, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बात सिखाने के लिए मैं आपके साथ में एग्जाम्पल लूंगा। अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या है वो सिखाने के लिए मैं आपके साथ में कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलूंगा, ठीक है। इसलिए बिल्कुल केयरफुली सुनना है। Mr. Ram deposited rupees 1 lakh and withdrawn the following amounts year,
रुपीस। हाँ जी बेटा, मिस्टर राम ने पहले साल के अंत में 33,000 का विड्रॉल किया, सेकेंड ईयर के एंड पर 35,000 का विड्रॉल किया, थर्ड ईयर के एंड पर 40,000 का विड्रॉल किया, फोर्थ ईयर के एंड पर 38,000 का विड्रॉल किया और फिफ्थ ईयर के एंड पर 30,000 का विड्रॉल किया। फिफ्थ ईयर के एंड पर 30,000 का विड्रॉल किया है। कितने का? 30,000 का विड्रॉल किया है। और मेरा सवाल आपसे यह है, कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, अब बच्चे बोलते हैं सर 1 लाख रुपए जमा करवाया और 33,000 मिला, तो सर 33% इंटरेस्ट हो गया। सर सेकेंड ईयर में 35,000 रुपीज वापस मिला तो 35% इंटरेस्ट हो गया। थर्ड ईयर में 40,000 वापस मिला तो 40% इंटरेस्ट है। फोर्थ ईयर में 38% इंटरेस्ट है और फिफ्थ ईयर में 30% इंटरेस्ट है। तो मुझे आपको यह याद दिलाना पड़ेगा कि बेटा ये जो पैसा आपने निकाला है, ये पैसा पूरा का पूरा इंटरेस्ट का पैसा नहीं है, बल्कि इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों शामिल हैं, क्योंकि फिफ्थ ईयर के एंड पर आपकी डिपॉजिट मनी खत्म हो गई है। आप ध्यान से देखो, 5वें साल के बाद आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब 5वें साल के अंत में आपकी जमा राशि खत्म हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पैसा आपको विड्रॉल का दिख रहा है, ये पैसा सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा नहीं है, बल्कि ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का पैसा है, और दोनों मिलाकर के आप पैसे निकाल रहे हो। और 5 साल बाद में क्योंकि आपकी जमा राशि खत्म हो गई, इसलिए विड्रॉल भी आपका खत्म हो गया। अब आपको और कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो 5वें साल के बाद में आपको कोई भी पैसा नहीं मिल रहा, और जिसका सिंपल सा रीजन है कि सारा का सारा पैसा आप निकाल चुके हो। इसका मतलब ये जो विड्रॉल आपको दिख रहा है, ये जो विड्रॉल आपको यहां पे दिख रहा है, ये विड्रॉल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का पैसा है। और क्योंकि ये दोनों का पैसा है, इसलिए पूरी 33% रेट ऑफ इंटरेस्ट मत बोल देना, या 35,000 को देख के 35% रेट ऑफ इंटरेस्ट मत बोल देना, 40,000 को देखकर 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट मत बोल देना, वरना सारी की सारी गड़बड़ी हो जाएगी। अब मुझे यह पता लगाना है कि इसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, इसके अंदर इंटरेस्ट की रेट कितनी है, मुझे वो पता लगानी है। और वही पता लगाने के लिए मैं कौन से मेथड का इस्तेमाल करूंगा? IRR मेथड का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, चलो अब IRR मेथड का इस्तेमाल कैसे करते हैं इसे सिखाता हूं आपको, और मेरी इन स्टेप्स को बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल केयरफुली आप लोगों को सुनना है। ठीक है, कोई लापरवाही नहीं, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ये एक एग्जाम्पल सीख लिया तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला आप यहां पे कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज या कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहला अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक अंदाजा लगाने का प्रयास करेंगे। अब आप लोग मुझे बोलेंगे कि सर ये एस्टिमेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे निकालेंगे, तो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना कि ये एस्टिमेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। सबसे पहला देखो, टोटल इनफ्लोस, मतलब आपके पास ये सारा का सारा पैसा मिलाकर आया कितना। पहले साल 33,000 आए, फिर 35,000 आए, फिर 40,000 आए, फिर 38,000 आए और फिर 30,000 आए। तो बेटा मेरे पास में 5 साल में कुल मिलाकर 1,76,000 मेरे पास में पूरे 5 साल में टोटल पैसा मिलाकर इतना आया है। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं इनिशियल डिपॉजिट को, तो अगर मैं इसमें से अपना इनिशियल डिपॉजिट जो कि कितना है 1 लाख रुपीस, अगर मैं 1 लाख रुपीस के इनिशियल डिपॉजिट को अगर मैं माइनस कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा इंटरेस्ट। और आप मुझे बता दीजिए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो 76,000 है,
ये मेरा टोटल इंटरेस्ट है। बोलो सही बात है? एक बात मुझे बताओ, अगर मैंने 1,00,000 रुपए जमा कराए और टोटल पैसा मेरे को वापस मिला 1,76,000, तो इसका सिंपल सा मतलब यही निकलता है कि जो डिफरेंस का 76,000 है, ये पूरा का पूरा मेरा इंटरेस्ट है। अब मेरी बात को समझना कि अगर ये मेरा इंटरेस्ट है तो ये 5 साल का इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने पैसे 1,00,000 रुपए जमा कराए आज और ये 1,76,000 मुझे मिले हैं टोटल कितने साल बाद? 5 साल में जाकर के मुझे टोटल 1,76,000 मिले। इसका मतलब ये जो 76,000 का इंटरेस्ट है, ये 1 साल का ब्याज नहीं है, बल्कि ये 5 साल का ब्याज है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, एवरेज इंटरेस्ट पर एनम? तो भाई 76,000 का इंटरेस्ट कमाया 5 साल में, तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज अपन ने हर साल 15,200 रुपए का इंटरेस्ट कमाया है। तो ऑन एन एवरेज अपन ने हर साल 15,200 रुपए का इंटरेस्ट अपन लोगों ने अर्न किया है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात में आते हैं, एवरेज डिपॉजिट पे। एक बात मुझे बताओ, जरा दिमाग लगाना, कि अगर मुझे हर साल 15,200 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन एन एवरेज। अब एक बात मुझे बताना, पहले साल मैंने 1,00,000 रुपए जमा कराए, लेकिन मैंने 1,00,000 रुपए में से 33,000 का विड्रॉल किया। अब जरा सुनो, मेरा हर साल का जो इंटरेस्ट है वो ऑन एन एवरेज 15,200 रुपए का है। अब आप मुझे बताइए, इंटरेस्ट का पैसा 15,200 है, पर मैंने विड्रॉल किया 33,000 का, इसका मतलब बाकी मैंने प्रिंसिपल अमाउंट का विड्रॉल किया है। जरा सोचो ना, आपने 1,00,000 रुपए जमा कराए, आपका इंटरेस्ट बनता है हर साल का 15,200 रुपए ऑन एन एवरेज। अब 15,200 रुपए का इंटरेस्ट है, लेकिन आप विड्रॉ कर रहे हो 33,000, आप विड्रॉ कर रहे हो 35,000, आप विड्रॉ कर रहे हो 40,000, आप विड्रॉ कर रहे हो 38,000, आप विड्रॉ कर रहे हो 30,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप विड्रॉवल कर रहे हो वो इंटरेस्ट से ज्यादा विड्रॉल कर रहे हो, और इंटरेस्ट से ज्यादा विड्रॉल कर रहे हो, इसका मतलब आप हर साल प्रिंसिपल अमाउंट भी निकाल रहे हो, है ना? अब अगर हर साल प्रिंसिपल अमाउंट निकाल रहे हो, इसका मतलब हर साल आपका प्रिंसिपल अमाउंट घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, और 5 साल में आपका इन प्रिंसिपल अमाउंट 0 हो जाएगा। उसके बाद ना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ना आपको प्रिंसिपल मिलेगा। तभी तो 5 साल के बाद में विड्रॉल बंद हो गए। तो आप ध्यान से देखो कि आप इंटरेस्ट से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर रहे हो। इंटरेस्ट है 15,200 रुपए, 15,200, और आप विड्रॉ कर रहे हो 33,000 का, 35,000 का, 40,000 का, 38,000 का, 30,000 का। तो आप, इसका मतलब जो बाकी का अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट है। इसका मतलब आप हर साल प्रिंसिपल अमाउंट भी विड्रॉल कर रहे हो। इसका मतलब आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी हर साल घटता जा रहा है। मतलब 5 साल तक आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख नहीं था, बल्कि हर साल आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी घटता जा रहा था। अब एक बात मुझे बताओ, अगर हर साल आपका प्रिंसिपल अमाउंट घटता जा रहा है, तो आप मुझे बताइए, क्या मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए डिपॉजिट भी एवरेज लेना पड़ेगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, एवरेज लेना ही पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि मेरा जो डिपॉजिट है वो डिपॉजिट हर साल घटता जा रहा है, और अगर मेरा डिपॉजिट हर साल घटता जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे 5 साल में एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट भी एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक? तो आप एक बात को समझो, शुरुआत में मेरा डिपॉजिट कितना था? 1 लाख, और लास्ट में मेरा डिपॉजिट कितना था? 30,000। सर आपको कैसे पता? बेटा देखो ना, 5वें साल के अंत में जब आपने 30,000 विड्रॉ किए तो आपका डिपॉजिट खत्म हो गया, फिर आपको आगे कोई पैसा नहीं मिला। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि लास्ट में आपका डिपॉजिट कितना था? 30,000। शुरू में आपका डिपॉजिट कितना था? 1 लाख। तो डिपॉजिट शुरू में 1 लाख था, लास्ट में 30,000 था। ठीक है, और लास्ट में जब आपने 30,000 निकाला तो कहानी खत्म हो गई। तो आप मुझे बताइए कि आपका एवरेज डिपॉजिट कितना है? 65,000।
तो आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपका एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, ऑन एन एवरेज आपको हर साल 15,200 का इंटरेस्ट मिलता है। 5 साल की बात कर रहा हूं मैं पूरे। आपको इस 5 साल में ऑन एन एवरेज हर साल 15,200 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, और इस 5 साल में आपका एवरेज डिपॉजिट रहा है 65,000। तो आप ही मुझे बताइए, 15,200 का इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल, और आपका एवरेज डिपॉजिट है 65,000 का। तो बताइए बेटा, ऑन एन एवरेज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 23.38%। तो बेटा आपका जो ऑन एन एवरेज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना रहा? 23.38%। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये एक्यूरेट नहीं है। ये एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर जो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, ये तो एक तरीके से सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से निकाल दिया, लेकिन आप लोग जानते हैं जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मुझे सिंपल इंटरेस्ट वाला नहीं, कंपाउंडिंग के हिसाब से, कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने निकाला, ये मेरा अंदाजे से निकाला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मेरा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, एक और बात समझो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 23.38%। इसका मतलब अगर अपन राउंड फिगर में देखें तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है करीब करीब 23%। 23%। अब सुनो, आईआरआर मेथड में, आईआरआर मेथड जो है वो अलग तरीके से काम करता है। आईआरआर मेथड कहता है कि आप अब अंदाजा लगाओ कि आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन सी दो रेट्स के बीच में है। आप इस बात का अंदाजा लगाओ। मेरी बात को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला कि मैंने अंदाजा लगाया कि मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 23% के आसपास है, लेकिन ध्यान रखना ये 23% मेरी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहां मैंने सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लगा रखा है, जबकि मुझे कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपको याद होगा बेटा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम सिंपल इंटरेस्ट मानते ही नहीं है, हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग सिर्फ एक ही तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दैट इज कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, भूलना नहीं है आपको। अब सुनो मेरी बात, अब मेरा यहां पे कहना है, जरा इस बात को ध्यान से सुनना। मेरे अंदाजे से मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 23% है, पर ये अब मेरे को सिर्फ हेल्प करने के लिए है। कैसे? मैं क्या करूंगा, अब मैं मान के चलूंगा कि मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 23 से कम भी हो सकती है और मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 23 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन बहुत दूर नहीं होगी, इसके आसपास होगी। ठीक है, 23 से कम भी हो सकती है, 23 से ज्यादा भी हो सकती है, पर होगी करीब करीब इसके आसपास। तो एक काम करते हैं, अपन यहां पे दो रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ के चलेंगे। अपन ये मान के चलेंगे, 3 कम कर लो, तो मैं मान के चलूंगा कि मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% से ज्यादा होगी, लेकिन 26% से कम होगी। मतलब मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 20 और 26% के बीच में कुछ रहेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला कि मैं ये मान के चलूंगा कि जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 23 से 3 इधर भी हो सकता है, 3 इधर भी हो सकता है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20 और 26% के बीच में कुछ होगा। इसका मतलब समझना, मैंने जो इतनी सारी मेहनत यहां पे की है, इस पूरी की पूरी मेहनत का सिर्फ एक पर्पस था कि 3 इधर और 3 इधर पता लगाना। मतलब मैंने अंदाजा लगाया, मेरे को अंदाजे से पता लगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 23% के आसपास होगी, तो मैं 3 इधर पकड़ लूंगा, 3 इधर पकड़ लूंगा, और मैं बोलूंगा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी क्या है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 और 26 के बीच में है। 3 इधर पकड़ लो, 3 इधर पकड़ लो, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% और 26% के बीच में कुछ है, ये मैं मान के चलूंगा। ठीक है, तो बेटा यहां पे इस एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें रेंज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता लग जाएगा। तो हम ये मान लेंगे कि हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% और 26% के बीच में है।
ठीक है, ये जो 20 और 26 का पता लगाना है यही मेन काम होता है इसमें, ठीक है। तो 20 और 26% के बीच में हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हम लोग मान के चलेंगे। लेकिन अब अंदाजा तो हो गया, अब रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, वो कैसे निकालते हैं? पॉइंट नंबर बी, कैलकुलेशन ऑफ IRR। चलिए बेटा, अब IRR कैलकुलेट करना तुम्हें सिखाता हूं। सबसे पहला कॉलम बनाएंगे ईयर का, दूसरा कॉलम बनाएंगे विड्रॉल का, फिर बनाएंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 20% का, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 20% का, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 26% का, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 26% का। तो ये लीजिए बेटा, मैंने यहां पे सारे कॉलम्स बना लिए। अच्छा, मैं तुम्हारी सहायता के लिए एक बात यहां पे लिख दूं, इनिशियल डिपॉजिट मेरा 1 लाख है। वैसे मैं आपको यह भी याद दिला दूं, आप लोग जानते हैं शुरुआत में जो पैसा जमा करवाते हैं, शुरुआत में जो प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं उसी को प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। याद है ना आपको? हम लोग शुरुआत में जो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग जमा करवाते हैं उस प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। दैट इज व्हाट 1 लाख। ठीक है, अच्छा चलो, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल। पहले साल मैंने पैसा विड्रॉ किया 33, 35, 40। पहले साल 33,000, फिर 35,000, फिर 40,000, फिर 38,000 एंड लास्ट में मैंने विड्रॉ किया 30,000। ठीक है, अब सुनो, अब यहां पर दोस्तों हम लोग हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहां पे हम हिट एंड ट्रायल करके अपनी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए इस मेथड को, IRR मेथड को ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोला जाता है। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर ये काम कैसे करता है वो बताओ। सुनो, अब आप लोग जानते हैं जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है इंटरेस्ट के पैसे हटाकर प्रिंसिपल अमाउंट, उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। याद है ना तुमको? मैंने आपको बताया था प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है हम इंटरेस्ट के पैसे हटाकर जो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग निकालते हैं उस प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। एक बात मुझे बताओ कि ये मेरा विड्रॉल है, अगर मैं इस विड्रॉल की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं 20% से, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 20% ब्याज के पैसे हटाकर बाकी का अमाउंट निकाल के देख रहा हूं, और जो बाकी का अमाउंट है वो क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। तो इंटरेस्ट के पैसे हटाकर प्रिंसिपल अमाउंट। अब जैसे यहां पे क्या मतलब निकला, पहले साल के अंत में अगर मैंने 33,000 का विड्रॉल किया है तो इसका मतलब यह है कि पहले साल के अंत में मुझे प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का पैसा दोनों मिलाकर 33,000 मिला है। अब मैं इसमें से 20% ब्याज का पैसा हटाकर प्रिंसिपल अमाउंट निकालूंगा और वो प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, सेकेंड ईयर में मैंने 35,000 रुपीस का विड्रॉल किया, तो मैं जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो इसका मतलब है मैंने 2 साल का इंटरेस्ट हटाकर बाकी जो प्रिंसिपल अमाउंट मैंने निकाला वो, उसे मैं बोलूंगा प्रेजेंट वैल्यू। तो मैं यहां पे 20% से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि अगर ब्याज की रेट 20% है तो ब्याज के पैसे हटाकर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। ठीक, तो कैसे करें? 1 डिवाइडेड बाय 1.2, तो पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो जाएगा 0.833, दूसरे साल का होगा 0.694, तीसरे साल का हो जाएगा 0.579, चौथे साल का होगा 0.482 और पांचवें साल का होगा 0.402। चलिए जी, 33,000 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.833 से,
तो बेटा मेरे पास आ रहा है 27489, तो मेरे पास भी आ रहा है 27489। बच्चे बोलते हैं सर इसका मतलब क्या है? बेटा इसका मतलब यह है कि अगर मुझे पहले साल के अंत में 33,000 रुपीस मिले तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है और 1 साल का ब्याज है। ब्याज के पैसे हटाकर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 27489। बच्चे बोलते हैं नहीं सर, मैंने बोला करके देख लो। 27489 में 20% इंटरेस्ट प्लस करके देख लो, यही आ जाएगा 32986, मतलब वही 33,000 राउंड फिगर में दिखे तो। ठीक है, तो बेटा ये जो 27489 है इसका मतलब है इन 20% इंटरेस्ट के पैसे हटाकर जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने निकाला वो प्रिंसिपल अमाउंट है 27489। ठीक है, अच्छा 35,000 इंटू 0.694 ये आ रहा है 24290। इसका मतलब ये हुआ कि 35,000 में से 2 साल का इंटरेस्ट हटाने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है 24290। 40,000 इंटू 0.579 ये आ गया 23160। 38,000 इंटू 0.482 तो आ रहा है 18316। 30,000 इंटू 0.402 ये आ रहा है 12060। और बेटा इन सबको जोड़ने पर हमारे पास टोटल आ रहा है 105,315। तो बेटा अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो सबको जोड़ने पर मेरे पास आ रहा है 105,315। 105,315। अब थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, मेरा इनिशियल डिपॉजिट 1 लाख है और अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% होता, 20% है नहीं, मैं तो अंदाजे से चेक कर रहा हूं, अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% होता तो मेरा इनिशियल डिपॉजिट होता 105,315। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 20% से ज्यादा है। जरा सोचो ना, अगर प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख है मेरा एक्चुअल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% होता तो मुझे शुरुआत में 1,05,000 रुपए जमा कराने पड़ते। तो अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% होता तो मुझे 1,05,000 रुपए जमा कराने पड़ते। लेकिन ध्यान से देखो, मैंने 1 लाख रुपए जमा कराए, मतलब मैंने मेरा खुद का प्रिंसिपल अमाउंट कम जमा करवाया है। इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट 20% से ज्यादा मिला है। अच्छा एक बात ऐसा सोचो, 20% ब्याज हटाने पर प्रिंसिपल अमाउंट बचता है 105, 1,05,000, पर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट इससे भी कम है। इसका मतलब ब्याज 20% से ज्यादा मिला है। सोचो ना, 20% ब्याज हटाने के बाद 1 लाख से ज्यादा पैसे बच रहे हैं। इसका मतलब जो ब्याज मिला वो तो 20% से ज्यादा मिला ना। ठीक, इसका मतलब यह बात पक्की हो गई कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% से ज्यादा है। सोचो, 20% ब्याज हटाने पर प्रिंसिपल अमाउंट 1,05,000 बच रहा है, मतलब 1 लाख से ज्यादा बच रहा है। तो 20% ब्याज हटाने पर अगर प्रिंसिपल अमाउंट 1,05,000 रुपए बच रहा है, इसका मतलब जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 20% से ज्यादा है। ठीक है, अब सोचो, अब मुझे यह पता लगाना है 20% से ज्यादा है, लेकिन क्या 26% है? चेक करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.26, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ रहे हैं 0.794, 0.630, 0.500, 0.397 और 0.315। अब मल्टीप्लाई करो 33,000 को 0.794 से। एक बात मुझे बताओ, अब अगर मैं 33,000 को 0.794 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं ये मान रहा हूं कि 33,000 में अगर 26% इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट के पैसे हटाकर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है?
202। ठीक है भाई, 35,000 इंटू 0.630 तो प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है 22050। 40,000 इंटू 0.5 तो ये आ गया 20,000। ओके, 38,000 इंटू 0.397 तो ये आ रहा है 15086। देन 30,000 इंटू 0.315 तो ये आ रहा है मेरा 9450। ओके, और अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो इन सबका टोटल आ रहा है 92788। 92788। अब जरा ध्यान से सुनो, अब जरा इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं ये मान लेता हूं कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 26% है, तो 26% इंटरेस्ट हटाने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट बच रहा है वो बच रहा है 92788। लेकिन मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1 लाख। अगर मुझे 26% इंटरेस्ट मिला होता तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट होता 92788, लेकिन मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो 1 लाख है, मतलब ज्यादा है। इसका मतलब भाई मुझे 26% इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, 26% से कम इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक बात तो पक्की हो गई कि यहां पर एक प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख से ज्यादा आ रही है और एक प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख से कम आ रही है। और इसका मतलब यह है कि मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20 और 26 के बीच में कहीं है ना। तो बेटा यहां पर मैंने दो रेट ले ली और दो रेट से मुझे पता चल गया कि मेरा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20 और 26% के बीच में कहीं पर है। ठीक है, 20 से ज्यादा है लेकिन 26 से कम है। अब क्वेश्चन आता है कितना? बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। अब जरा ध्यान से देखो इस पॉइंट को, ये मेन चीज है। IRR इज इक्वल्स टू, मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 20% से ज्यादा है। मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% से ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है? सुनो, ये बताओ कि अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 की बजाय 26 होता, 20 की बजाय 26 होता, मतलब 20 से 6 ज्यादा होता, ठीक है, तो उस कंडीशन में बेटा जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है वो 105,315 से गिरकर 92788 हो जाती। 105,315 से गिरकर 92788 हो जाती। इसका मतलब मेरी प्रेजेंट वैल्यू 12527 गिर जाती। बेटा ये जो पॉइंट में बोल रहा हूं प्लीज इसे ध्यान से समझो। अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 की जगह 26 होता, मतलब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 6% ज्यादा होता, तो मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 12527 कम होती, वो 12527 कम होती है ना। तो आप मुझे बताओ, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 से 6 ज्यादा होता तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू 12527 कम होती, लेकिन मुझे तो इस प्रेजेंट वैल्यू को 12527 नहीं गिराना, मुझे इस प्रेजेंट वैल्यू को गिराकर 1 लाख पे लेके आना है। तो आप मुझे बताओ, मेरी प्रेजेंट वैल्यू, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा? मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 से कितना ज्यादा रहा होगा कि मेरी प्रेजेंट वैल्यू 105,315 की जगह 1 लाख आई। मतलब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 105,315 की जगह 1 लाख आता, मतलब मेरा इनिशियल डिपॉजिट 5315 कम आता। बताओ इसके लिए मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20 से कितना ज्यादा होने की जरूरत है? सर इसके लिए आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20 से कितना ज्यादा होने की जरूरत है? 6 डिवाइडेड बाय 12527 इंटू 5315, 2.55, दैट मीन्स
22.55%। तो बेटा हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 22.55%। हमारा जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 22.55%। तो देखो बेटा यूनिटरी मेथड लगाकर मैंने यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। मैंने बोला अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 से 6% ज्यादा होता ना तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू 12527 कम आती, पर मुझे अपनी प्रेजेंट वैल्यू को गिराकर 12527 गिराना नहीं है, मुझे तो सिर्फ 5315 गिराना है। मतलब मुझे 105315 से गिराकर 1 लाख पे लेके आना है। मतलब मुझे 5315 रुपीज सिर्फ इतना सा रिड्यूस करना है प्रेजेंट वैल्यू को, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख के बराबर आ जाएगा और वही मेरी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहां पर मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया और सिंपल फॉर्मूला लगाकर मैंने बता दिया कि मेरा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 22.55% है। और बेटा ये जो मैंने कैलकुलेशन किया इस कैलकुलेशन को ही हम लोग बोलते हैं आईआरआर मेथड। क्या बोलते हैं इसे अपन लोग? आईआरआर मेथड। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, आईआरआर मेथड लगाते कैसे इसे सुनो। सबसे पहला आप रेट का अंदाजा लगाओ। रेट का अंदाजा कैसे लगाओगे? एवरेज इंटरेस्ट ले लो, एवरेज इन्वेस्टमेंट ले लो, उससे आपके पास एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 इधर पकड़ लो, 3 इधर पकड़ लो। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3% इधर ले लो, 3% इधर ले लो, तो आपको समझ बैठ जाएगा कि भाई मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इन दोनों के बीच में है। और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इन दोनों के बीच में है तो फिर ये यूनिटरी मेथड वाला कॉन्सेप्ट लगाकर मैं अपना रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूंगा। अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 से 6 ज्यादा होता तो इतनी प्रेजेंट वैल्यू कमाती, मुझे तो अपनी प्रेजेंट वैल्यू को सिर्फ 5315 गिराकर 1 लाख पे लाना है, क्योंकि 1 लाख ही मेरा इनिशियल डिपॉजिट है और जिस रेट से मेरी प्रेजेंट वैल्यू मेरे इनिशियल डिपॉजिट के बराबर आ जाएगी मतलब वही मेरा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बात खत्म। ठीक, अब अगर आप इस इनफ्लो में से 22.55% इंटरेस्ट हटाकर देखो, अगर तुम 22.55% से प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देखो तो तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए के बराबर आ जाएगी। ठीक है, और 1 लाख रुपए के बराबर आ गई मतलब यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो बेटा ये वाला तरीका, ये वाला मेथड कहलाता है आईआरआर मेथड। लेकिन हो सकता है पहले सवाल के साथ में तुमको आईआरआर मेथड टफ लग रहा हो कि सर ये तो बड़ा अजीब सी बात है, ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो एक काम करते हैं, अपन एक और सवाल करते हैं और उस एक और सवाल में अपन फिर से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इसे। चलेगा ना? चलेगा ना? चलो तो शुरू करते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस अपन एक और सवाल में लगाते हैं। देखो, Mr. Ram deposited 1,50,000 today and withdrawn the following amounts। और उन्होंने बेटा अलग अलग समय पर यह पैसा विड्रॉ किया, ईयर्स और रुपीस। ईयर 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पर आ जाएगा 40,000, 42,000, 45,000, 39,000 और 41,000। कैलकुलेट आईआरआर। लीजिए बेटा, मिस्टर राम ने 1.5 लाख रुपए जमा कराए और बाद में ये पैसा विड्रॉ किया। आपको यहां पे इंटरेस्ट की रेट कैलकुलेट करके बतानी है। मतलब आपको बेटा यहां पे आईआरआर जो है वो कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, चलिए बेटा, तो अपन लोग यहां पे आईआरआर कैलकुलेट करके बताएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताएंगे।
और मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है कि हमारा जो स्क्रीन है वो स्क्रीन अटक गया है। हाँ जी, तो लीजिए बेटा स्क्रीन सही हो गई है। अब अपन लोग आगे चलते हैं। सबसे पहला अपन अंदाजा लगाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का, फिर उससे 3 इधर की रेट पकड़ेंगे, 3 इधर की रेट पकड़ेंगे, दोनों रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और फिर यूनिटरी मेथड लगाकर रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला काम करते हैं, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा अपन लोग अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला ये लो जी, मैं निकालूंगा एवरेज इंटरेस्ट पर एनम। अब एवरेज इंटरेस्ट पर एनम कैसे निकालेंगे, देखो आपको 5 साल में टोटल पैसा वापस कितना मिला, 40, 42, 45, 39 और 41। तो भैया आपको टोटल पैसे वापस मिले 2,07,000। तो आप जरा ध्यान से देखो, 5 साल में आपको 2,07,000 वापस मिले। अब एक बात बताओ, जमा करवाए थे 1,50,000, वापस मिले 2,07,000। इसका मतलब जो बाकी का 57,000 है जो आपको एक्स्ट्रा मिला है, इस एक्स्ट्रा अमाउंट को अपन क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट। तो बेटा अपने को टोटल 57,000 एक्स्ट्रा मिले, ये क्या है, इंटरेस्ट का पैसा। लेकिन बेटा ये 1 साल का इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि ये 5 साल का इंटरेस्ट है। और अगर ये 5 साल का इंटरेस्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऑन एन एवरेज हर साल 11,400 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें एवरेज इन्वेस्टमेंट। बेटा शुरुआत में आपने पैसे जमा कराए थे 1.5 लाख रुपए, तो शुरुआत में आपका डिपॉजिट वाला पैसा कितना था, 1,50,000। और देखो लास्ट आपने इंस्टॉलमेंट निकाली है 41,000 और उसके बाद में जमा पैसे खत्म हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि लास्ट में आपका डिपॉजिट है 41,000। अब आप ही मुझे बताओ, शुरुआत में डिपॉजिट है 1,50,000, लास्ट में आपका डिपॉजिट है 41,000। तो आप बताइए हमारा एवरेज डिपॉजिट कितना है। सर हमारा एवरेज डिपॉजिट 5 साल में, अगर एवरेज डिपॉजिट की बात की जाए तो हमारा एवरेज डिपॉजिट है 95,500 का। ठीक, अब एवरेज इंटरेस्ट भी है, एवरेज इन्वेस्टमेंट भी है, तो आप जरा एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल दो। 11,400 का इंटरेस्ट है और 95,500 का एवरेज डिपॉजिट है। 11,400 डिवाइडेड बाय 95,500, तो हमारी इंटरेस्ट की रेट आ रही है 11.94%। तो लीजिए बेटा यहां पर मेरी जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आ रही है 11.94%, और 11.94% का मतलब हो गया लगभग, राउंड फिगर में बोले तो 12%, राउंड फिगर में बोले तो 12%। अब मैं क्या करूंगा, मेरे अंदाजे से मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% के आसपास है, तो मैं 3% इधर पकड़ूंगा, 3% इधर पकड़ूंगा। मतलब मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलूंगा कि मेरी जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9 और 15 के बीच में कुछ है। ठीक है, तो यहां पर मुझे पता चल गया कि मेरी एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है 12% के आसपास। मतलब जो मेरी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% के आसपास कुछ है। लेकिन उस रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए मुझे 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो 3 इधर ले लो, 3 इधर ले लो, तो 12 से 3 कम कर लो 9, 12 में 3 ज्यादा कर लो 15। तो आप ये मान के चलो कि आपकी जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9 और 15% के बीच में है।
अब अपन 9% और 15% की सहायता से रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, कैसे? पॉइंट नंबर बी, ध्यान से देखो, आपका जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 1.5 लाख रुपए का है, ये आपका रियल डिपॉजिट है। अब यहां पे आ जाएगा ईयर, यहां पर आएगा विड्रॉवल्स, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 9%, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 9%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 15%, प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 15%। ठीक है, चलिए जी, यहां पे आ जाएगा ईयर 1 2 3 4 5। हमारे विड्रॉल्स कितने हैं? 40 42 45, 40 42 45 एंड 39 41, 39 और 41। चलिए जी, 9% से देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.09, तो हमारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आ रहे हैं 0.917, 0.842, 0.772, 0.708, 0.650। 15% के भी निकाल दो। 1 डिवाइडेड बाय 1.15, तो आ जाएगा 0.870, 0.756, 0.658, 0.572 एंड 0.497। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं 40,000 इंटू 0.917, तो ये आ रहा है 36680। और अगर मल्टीप्लाई कर दें 0.87 से, एक मिनट, 42,000 इंटू 0.842, तो आ जाएगा 35364। देन 45,000 इंटू 0.772, तो आएगा 34740। देन 39,000 इंटू 0.708, तो आएगा 27612। 41,000 इंटू 0.65, तो आएगा 26650, 26650। और इस प्रेजेंट वैल्यू का जो टोटल है वो आ जाएगा 161046, 161046। अब एक बात को समझो, इसका मतलब क्या है? मैंने इस विड्रॉल में से 9% इंटरेस्ट हटा के देखा तो प्रिंसिपल अमाउंट बच रहा है 161, लेकिन बेटा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो 150 है। इसका मतलब अगर सिर्फ 9% ब्याज हटा रहे हो ना, तो आपके पास पैसे ज्यादा बच रहे हैं। इसका मतलब ब्याज का पैसा 9% से ज्यादा है, मतलब ब्याज की रेट 9% से ज्यादा है। अरे भाई, प्रिंसिपल अमाउंट 1,61,046 आ रहा है, लेकिन मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो 150 है, मतलब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कम है, मतलब ब्याज और भी ज्यादा है, मतलब ब्याज की रेट 9% से ज्यादा है। ठीक, चलो 15% पे ट्राई करते हैं। 40,000 इंटू 0.87, यह आ गया 34800। 42,000 इंटू 0.756, यह आ रहा है 31752। 45,000 इंटू 0.658, तो आ जाएगा 29610। 39,000 इंटू
0.572 तो आ रहा है 22308 41,000 इंटू 0.497 आ रहा है 20377 और बेटा यदि अपन इन सबको जोड़ दें तो हमारे पास आ रहा है 138847 138847 138847। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस विड्रॉल में से मैं 15% ब्याज हटा दूं तो प्रिंसिपल अमाउंट बचता है 138847, जबकि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 1,38,000 से ज्यादा है 1,50,000। इसका मतलब मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 15% से कम मिल रहा है। अब एक बात तो पक्की है कि अगर एक प्रेजेंट वैल्यू 1.5 लाख से ज्यादा आ रही है और एक प्रेजेंट वैल्यू 1.5 लाख से कम आ रही है, दैट मींस मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इन दोनों के बीच में है। मतलब मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9 और 15 के बीच में है। ठीक, और अगर एक बार ये कंफर्म हो गया कि मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 और 15 के बीच में है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो सिंपल यूनिटरी मेथड वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा और अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दूंगा। कैसे मैं निकालूंगा? मैं बोलूंगा IRR इज इक्वल्स टू, मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% से ज्यादा है। मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% से ज्यादा है, पर कितना? 9 से अगर 6 ज्यादा होता ना तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू 161,046 से गिरकर 138847 हो जाती। मतलब मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 22,199 गिर जाती। मेरी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 22,199 गिर जाती। लेकिन बेटा मेरे को प्रेजेंट वैल्यू 22,199 नहीं गिरानी। मेरा इनिशियल डिपॉजिट 1,50,000 है, मुझे 161,046 में जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है इसे गिराकर 150 तक लाना है। तो आप मुझे बताओ मैं इंटरेस्ट की रेट कितनी बढ़ाऊं कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 161,046 से गिरकर 1,50,000 पे आ जाए। मतलब मेरा जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 11,046 कम हो जाए। मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 से कितनी ज्यादा हो कि मेरा इनिशियल डिपॉजिट 11,046 कम हो जाए। ठीक है, लो भाई अभी बताते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 22,199 इंटू 11,046 प्लस 9। तो बेटा हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.99%। ये लो बेटा, तो मैंने यहां पे अपना रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया और मेरा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से 12%। अब ध्यान से देखो, मेरा अंदाजा भी 12% के आसपास ही आ रहा था और ध्यान से देख लो मेरी जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी 12% के बिल्कुल पास में आ रही है, 11.99%। ठीक है, काम हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो मेरा अंदाजा लगाने का तरीका है ये हमेशा एक्चुअल रेट के बहुत करीब की रेट आपको देता है। जो आपकी एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके बहुत पास की रेट आपको देता है और इसकी सहायता से हम लोग रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ये लीजिए बेटा, 3 इधर की रेट पकड़ी, 3 इधर की रेट पकड़ी, तो जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे 9 और 15 के बीच में घेरा और फिर फॉर्मूला लगाकर रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया 11.99%। काम खत्म। ठीक है, हो गया काम। चलिए बेटा, तो यहां पर ये होती है IRR मेथड की बात। अब मैंने वैसे तो प्रैक्टिस के लिए IRR मेथड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी अपनी बुक में दे रखे हैं, तो आप लोग IRR मेथड के वो सारे के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो बेटा मेरे अब मुझे टिक टिक घड़ी में यहां पर दिखाई दे रहा है कि हमारा आज का समय खत्म हो गया है और आज का टाइम कंप्लीट हो गया है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज की बात को अपन यहीं पे विश्राम देते हैं। ये जो IRR मेथड के मैंने 2 सवाल करवाए, इन दोनों सवालों को घर जाकर दोबारा जरूर से करना, सॉल्यूशन देखे बिना करना,
ताकि आगे जब हम लोग IRR मेथड का उपयोग करें तो आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना आए। एक और बात ध्यान रखना, ये मेरी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इससे जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी वो मेरे रियल डिपॉजिट के बराबर निकलेगी। मतलब अगर आप 11.99% जो मेरी IRR है, जो मेरी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इससे जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो 1,50,000 ही आएगा जो रियल डिपॉजिट था। अगर आप यहां पे 22.55% से प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो वो 1 लाख के बराबर ही आएगा जो मेरा रियल डिपॉजिट है। ऑब्वियस ही बात है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है इनिशियल डिपॉजिट, प्रिंसिपल अमाउंट। और अगर आपने रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो डिपॉजिट भी रियल निकल कर आएगा, 1 लाख या 1,50,000। याद रखना, ये पॉइंट आगे बहुत काम आएगा। चलिए, तो आज के लिए इतनी ही बातें, आगे की बात करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल।